सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौरान लिए गए फैसलों की जांच तेज कर दी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज एक बार फिर बैठक हुई। इस बैठक में ये तय किया गया है कि 20 मार्च से पहले के 6 महीने के सभी कामकाज की सरकार समीक्षा करेगी। इस संबंध में सभी अधिकारियों को संबंधित दस्तावेज लाने के लिए कहा गया है। मंत्री समूह की बैठक अगले हफ्ते फिर आयोजित की जाएगी। कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मंत्री तुलसी सिलावट सावेर के कई कांग्रेस के नेताओं को लेकर आए थे और यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जो है यहां पर सदस्यता दिलाई है। सर, कौन कौन से ऐसे नेता हैं? आप जानते हैं कि आज इंदौर जिले के कई वरिष्ठ नेता, क्योंकि लॉकडाउन के कारण संख्या सीमित है, चाहे वो भारत सिंह जी हों, दिलीप चौधरी हों, नगजी राम ठाकुर हों, हुकम सिंह साकला हो, हुकम पटेल हो और हमारे ओम सेठ, ये जो वरिष्ठतम नेता हैं, क्योंकि जब 22 विधायक ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में उन्होंने ज्वाइन किया था, आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सिंधिया जी के निर्देश के, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी के निर्देश, आज ये भारतीय जनता पार्टी। आपका ये कहना है कि अभी ये शुरुआत है, बड़े बड़े नेता शुरुआत है, बहुत बड़े नेता आएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस सदस्यता के दौरान मौजूद थे। बीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी मौजूद थे। तुलसी सिलावट का ये दावा है कि अभी ये शुरुआत है, आगे कई कांग्रेस के बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल होंगे। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2565 पहुंच गई है। इससे यहां अभी तक 101 मरीजों की मौत की जानकारी भी सामने आई है और 1119 मरीज स्वस्थ होकर वापस लौट चुके हैं। रविवार रात जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 95 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। निरंतर मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के चलते शहर में अभी किसी प्रकार की रियायत मिलने की उम्मीद नहीं है। दरअसल कोरोना के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण में शहर में सख्ती पहले की तरह लागू रहेगी। अब तक कर्फ्यू के तहत जिस तरह के प्रतिबंध लागू थे वे यथावत रहेंगे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों को शर्तों के साथ पूरी तरह खोले जाने की बात कही जा रही है। नगर निगम सीमा में आ चुके 29 गांवों में स्थित उद्योगों को तय नियमों के तहत खोलने की छूट दी गई है। दूसरी तरफ जिले की सभी नगर परिषदों के नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंध जारी रहेगा। यहाँ केवल अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुली रहेंगी, जबकि इनसे जुड़ा ग्रामीण इलाका पूरी तरह खोल दिया जाएगा। लॉकडाउन के तीसरे चरण में इंदौर के नए इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का क्रम जारी रहा, जिसमें कि तुकोगंज और मल्हारगंज थाने की सीमा में से एक ही इलाके में बड़ी संख्या के लोगों के मिलने से रहवासियों के लिए चिंता बढ़ गई थी। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला भी जारी है। आज भी अरबिंदो अस्पताल से 55 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। घर लौटने वालों में बच्चों सहित 88 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। बहरहाल नए इलाकों में मिल रहे मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। साथ ही कुछ इलाकों में अस्थायी कंट्रोल रूम भी निर्मित किया है, ताकि उन इलाकों में कतई चहलकदमी ना हो सके। इलाकों में पुलिस अब कड़ी सख्ती दिखा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस के साथ आम जनता कितना सहयोग करती है और कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोगी साबित होती है। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के मरीज दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। शहर में आज फिर 20 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शहर के हॉटस्पॉट जोनों से रोजाना पॉजिटिव मरीज मिलते ही जा रहे हैं। आज 6 संक्रमित मरीज अशोका गार्डन से मिले हैं। कोरोना की गाइडलाइन को लेकर के केंद्र ने कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। कोरोना संकट काल के बीच केंद्र और राज्य सरकार कोरोना के उपचार से लेकर डिस्चार्ज तक की गाइडलाइन जारी करता जा रहा है। ये गाइडलाइन विशेषज्ञों से विस्तार से चर्चा करने के बाद जारी की जाती है। कोरोना के मरीज के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार की जारी की गई गाइडलाइन ने संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग, सैंपलिंग से लेकर इलाज करने वाले मेडिकल स्टाफ के क्वारंटाइन को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। ये आदेश जारी किए गए हैं कि अब पीपीई किट पहनकर कोरोना के मरीजों का इलाज और देखभाल करने वाले डॉक्टर और स्टाफ को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य आयोग के आदेश के बाद जीएमसी के डीन ने क्वारंटाइन में रह रहे स्टाफ को तत्काल सेंटर खाली करने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के लक्षणों में भी सूची जारी की है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद किदवई ने सभी जिलों के कलेक्टर, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को
आदेश जारी कर कोरोना के संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों को लक्षण के आधार पर चिन्हित कर हॉस्पिटल्स में रेफर करने को लेकर आदेश जारी किया है। अब कोरोना के मुख्य लक्षणों में केवल सर्दी, खांसी, गले में खराश और तेज बुखार ही नहीं होंगे। बिना किसी लक्षण के भी मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखकर नई गाइडलाइन में अब लगभग 15 प्रकार के नए लक्षण कोरोना के संदिग्ध माने जाएंगे। अब जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, स्वाद और खुशबू की पहचान ना कर पाना, चलने में तकलीफ, त्वचा पर दाने, हाथ पैरों की उंगलियों का रंग बदलना, चेहरे का नीला पड़ जाना जैसी स्थितियां भी अब कोरोना के लक्षणों में मानी जाएंगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक ये माना जा रहा है कि जो लोग पीपीई किट पहन करके कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं उनमें संक्रमण का खतरा बहुत कम है, या फिर ऐसा कहें कि ना के बराबर है। लेकिन जो लोग नॉन कोविड वार्ड में भर्ती हैं और जो स्टाफ उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, अगर भर्ती मरीजों में कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उस स्टाफ को ही क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते गैस पीड़ितों के लिए 19 जांच केयर सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर केवल जो गैस पीड़ित हैं उनकी जांच करवाई जा रही है। और ये जो सेंटर आप देख रहे हैं मां कर्मा हॉस्पिटल है, जहां पर आम दिनों में नॉर्मल पेशेंट का इलाज कराया जाता है। वहां पर अब जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में ये जो सेंटर बनाया गया कोविड-19 गैस पीड़ित सहायता केंद्र के रूप में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर रोजाना जो गैस पीड़ित एरिया के लोग हैं उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और उनकी स्क्रीनिंग इस तरह से आप देख रहे हैं ये की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राकेश बजाज उन्नीस जानते सर, इस तरह के जो 19 केयर सेंटर बनाए गए हैं, रोजाना कितने पेशेंट यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कितने लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है? हर सेंटर में करीबन 50 पेशेंट आते हैं और करीबन 1000 पेशेंट सारे सेंटर्स में मिलके आते हैं, जिनकी सारों की स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि उनमें कुछ सिम्टम्स हैं या सिम्टम्स होने की संभावना है तो उनके सैंपल कलेक्ट करके उनको कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स या कोविड सेंटर्स में शिफ्ट किया जाता है, जिसके लिए हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल रहती है और वो पूरे एम्बुलेंस के थ्रू हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। तो बिल्कुल अवेयरनेस भी है, सर्वे भी लगातार किया जा रहा है और यही वजह है कि अब जो सैंपल है वो बढ़ रहे हैं और जो 19 केयर सेंटर हैं वहां पर हर रोज करीब 50 से 60 पेशेंट पहुंच रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, हेल्थ चेकअप किया जा रहा है और अगर उनमें लक्षण मिल रहे हैं तो फिर उनको कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट भी कराया जा रहा है। ग्वालियर के इंदरगंज इलाके में पेंट हाउस की दुकान में आग लगने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की क्या वजह है, इसकी जांच के लिए अब पुलिस और प्रशासन की टीम जांच में जुटी है। ग्वालियर के इंदरगंज चौराहे के पास स्थित 3 मंजिला गोयल पेंट हाउस में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। इस मकान में हरिमोहन, जगमोहन और लल्ला गोयल नाम के 3 भाइयों के परिवार के करीब 16 लोग रहते हैं। इस मकान में सबसे नीचे ऑयल पेंट की दुकान है। इस दुकान में आज सुबह भीषण आग लग गई। दुकान और बेसमेंट में रखे ऑयल पेंट में लगी आग ने दुकान की ऊपरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। करीब 100 मीटर दूर थाने को परिजन और पड़ोसियों ने खबर दी। लगभग आधे घंटे बाद नगर निगम की दमकल और रेस्क्यू अमला आग बुझाने के लिए पहुंचा। इस मकान में परिवार के करीब 16 लोग थे। आग लगने के बाद कुछ लोग निकल आए, लेकिन लगभग 9 लोग आग की लपटों में फंस गए। आग पर काबू पाने के बाद जब रेस्क्यू अमले ने लोगों को बाहर निकाला तो इसमें आग में झुलसने से 7 लोगों ने दम तोड़ दिया था। मरने वालों में 4 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल है। वहीं एक बच्ची सहित 2 लोग घायल हैं। आगजनी की इस घटना के बाद अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो बाजार में दुकानें हैं उनके पास आग बुझाने के किस तरह के संसाधन हैं और बेसमेंट में किस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां हो रही है, इन सब की जांच अब स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जाएगी। साथ ही फायर फाइटर का जो सिस्टम है उसकी भी समीक्षा की ज़रूरत है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 30 मई तक देश में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार ने कई नियम बनाए हैं। ऐसे में थूकने पर भी जुर्माना लगा हुआ है, लेकिन बिना सीएमओ इधर उधर थूकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगा हुआ है। थूकने पर जुर्माना लगाने वाले इधर उधर थूककर जिम्मेदार अधिकारी ही नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ है जो नगर पालिका बीना के सीएमओ PS बुंदेला हैं। सीएमओ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे और बीना सीएमओ रेलवे स्टेशन के बाहर रेलिंग पर बैठकर इधर उधर थूकते हुए नजर आ रहे हैं।
सीएमओ ने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार रेलिंग पर बैठने के दौरान थूककर नियमों का उल्लंघन किया। अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ तो नगरपालिका अधिकारी PS बुंदेला का कहना है कि अगर मैंने नियमों का उल्लंघन किया है तो मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूं। सवाल यह नहीं कि जिम्मेदार अधिकारी नियमों का उल्लंघन करें। बिना सीएमओ के थूकने का वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हमने थूका है तो जुर्माना भर देंगे, लेकिन थूकने पर लगाम लगाने वाले अधिकारी ही जब नियमों का उल्लंघन करें तो वो आम जनता को इन नियमों का पालन कैसे कराएंगे। मजदूरों की मजबूरी की तस्वीरें तो देश भर से सामने आ रही हैं। किस तरीके से ट्रकों में लद कर या जिस भी सहारे से अपने गंतव्य तक जाने हाईवे में रोजाना लाखों मजदूर जो हैं वो सफर कर रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था क्या कुछ है ये तो नहीं पता, लेकिन सामाजिक हाथ जो है वो आगे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम NH7 में खड़े हैं, जहाँ पे एक अस्थायी रसोई का जो निर्माण है वो किया गया है। जो भी इस प्रकार से ट्रकों में जो ड्राइवर्स हैं या फिर जो लेबर हैं जो आ रहे हैं, उन्हें ये खाने के पैकेट्स बांट रहे हैं और बेशक एक परोपकार का कार्य है। और इन मजदूरों को जिन्हें मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए मदद के हाथ कई मायने में खास हैं। और आखिर ये मंशा किस प्रकार की है और किस तरीके से सेवा की जाती है दिन रात। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। कमलेश जी जिनके सानिध्य में काम चल रहा है, उनसे हम समझते हैं। कमलेश जी, ये NH7 में इस वक्त हम खड़े हैं और जो लगातार ट्रक गुजर रहे हैं उनकी सेवा में आप लोग जुटे हैं। कब से सेवा का सिलसिला शुरू होता है, कब तक चलता है? निश्चित रूप से कोरोना महामारी ने पूरे मजदूरों को तोड़ के रख दिया। आपने देखा हो कई मजदूर पूना से, बम्बई से, गुजरात से, सभी प्रदेशों से चले आ रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से आ रहे हैं। गाड़ियों में भर भर के, एक एक गाड़ी में 100-100 आदमी भरा हुआ है और कहीं उनको खाने की व्यवस्था नहीं, कहीं उनको पीने की व्यवस्था नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन हमारे संगठन ने, हम सभी लोगों ने मिलकर कम से कम उनको भोजन की व्यवस्था कराने का प्रयास किया और लगातार ये हमारा प्रयास चलता रहेगा। बेशक बहुत ही अच्छे नेक मकसद के साथ दरअसल ये रसोई की शुरुआत की गई है और जो भी मजदूर हैं चाहे जिस भी प्रदेश के हों, उनकी सेवा, उन्हें भोजन कराने के लिए ये अस्थायी रसोई का निर्माण जो है वो NH7 पर कर दिया गया है। तो जो भी मजदूर यहाँ से गुजरेंगे उन्हें भरपेट भोजन दिन रात यहाँ पर उपलब्ध होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। ये लाइनें देश भर के मंदिर में फिलहाल अभी सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन लॉकडाउन के कारण मंदिर चाहे बंद हो, लेकिन उज्जैन के साईनाथ कॉलोनी के लोग आज यहाँ पर रोजाना 6:30 बजे अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने ही घरों के बाहर खड़े होकर एक साथ तालियां बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इन लोगों का यही मानना है कि एक साथ इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में नई शक्ति का विकास होता है और जो है कोरोना महामारी को से निजात पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी है। यही नहीं, इसके साथ साथ ये लोग सब एक साथ जब शाम को 6:30 बजे इकट्ठा होते हैं तो इसमें न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि सभी वर्गों के लोग इकट्ठा होते हैं, जिसमें महिला, पुरुष और छोटे बच्चे भी शामिल है। फिर इसमें एक बात और ये साफ दिखाई देती है कि इसमें जब सब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। फिलहाल सभी लोगों का यही मानना है कि जिस तरह से एक एक करके जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो आसपास के रहवासी भी अब बड़ी संख्या में लोग इनके साथ आने लगे हैं और एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं। गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री को आज राजकीय सम्मान के साथ पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया। दद्दा जी की अंतिम यात्रा दद्दा धाम स्थित उनके निज निवास से निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों की तादाद पर दद्दा भक्त शामिल हुए, जिसमें राजनेता समेत अभिनेता भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने आए हुए थे। इस दौरान सभी भक्त उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया। दद्दा को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे अनिल शास्त्री के द्वारा दी गई है। राजनेताओं की बात करें तो अर्चना चिटनिस, अजय बिश्नोई, संजय पाठक समेत अन्य भाजपा नेता समेत कांग्रेसी नेता इनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने आए थे। वहीं फिल्म जगत की बात करें तो आशुतोष राणा समेत राजपाल यादव भी इन्हें अंतिम विदाई देने आए हुए थे। दद्दा की बात करें तो दद्दा का जन्म 1937 में बहुरीबंद के कूड़ा ग्राम में हुआ था। दद्दा ने कुल 132 शिवलिंग पार्थिव निर्माण कराए हैं, जिसमें 200 करोड़ से ज़्यादा उनके द्वारा पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्य किया गया है। लॉकडाउन 4 के दौरान भले ही ट्रेन और ट्विटर की राजनीति चरम पे हो, मगर इन तमाम राजनीति के बीच छत्तीसगढ़ के तकरीबन 65,000 श्रमिक अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। ट्रेन से लेके, बस से लेके अन्य माध्यमों से ये तमाम श्रमिक छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार आने वाले समय में कुल 42 ट्रेनों को शेड्यूल करके राज्यों को अनुमति के लिए भेजी गई है, ताकि अनुमति मिलने के बाद सभी का आगमन सुनिश्चित हो सके। हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ सरकार को
जम्मू कश्मीर के कटरा से 2 ट्रेनें चलाने की अनुमति मिली है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों से लगातार ट्रेनों का आना जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार ये पहल कर रही है कि 30 मई से पहले समस्त लोगों को जो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, जो बाहर फंसे हुए हैं और जिन्होंने अपना पंजीयन कराया है, उन्हें छत्तीसगढ़ समय से लाया जा सके, ताकि 15 जून को जब मानसून दस्तक दे तो उससे पहले सभी का क्वारंटाइन अवधि समाप्त हो, ताकि मानसून से भी उन्हें बचाया जा सके। बहरहाल उम्मीद यही कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अचानक से कोरोना के मरीज बढ़े हैं और मरीजों की संख्या 92 तक पहुंची है, इस बात का इल्म सभी को है कि अगर समय रहते प्रबंध नहीं किया गया तो ये खतरा और बड़ा खतरा हो सकता है, आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। और शायद यही वजह है कि तमाम जद्दोजहद उन प्रवासी श्रमिकों को छत्तीसगढ़ लाने की है जो छत्तीसगढ़ के हैं या फिर छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच यही कि कोरोना के दहशत के बीच राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ के फंसे हुए जो श्रमिक है वो सकुशल 30 मई तक छत्तीसगढ़ वापस आ सके। लॉकडाउन 4 के दौरान मिली रियायत का असर राजधानी में भी नजर आ रहा है। रायपुर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ की आप तस्वीरें देखिए कि लोगों की आवाजाही आपको दिखाई देगी। जिस तरह से जो आम दिनों की तरह ही लोग सड़कों पर निकले हैं, और क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो पहले नहीं खुल रही थी, उन तमाम दुकानों को भी अब खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसमें जो 4 पहिया 2 पहिया वाहन, इसके अलावा साइकिल विक्रय की दुकानें हैं वो भी खुलेंगी। साथ ही साथ जो बर्तन दुकानें हैं, सराफा मार्केट है, इसके अलावा जो मोबाइल शॉप है, किराना की दुकान जो कि 3 दिन खुल रही थी हफ्ते में, वो अब सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी। और यही वजह है कि सड़कों पर भीड़ आपको दिखाई देगी। सरकारी दफ्तर जो है वो आज से खुल गए हैं और इसके अलावा कई रियायतें जो है इस लॉकडाउन 4 के दौरान देखने को मिल रही है। और इसी रियायत का असर है कि सड़क में अब रफ्तार दिखाई देने लगी है। धीरे धीरे पूरा शहर खुलने लगा है, लेकिन बावजूद जो जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है उसमें अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग दुकानों खोलने का आदेश है और उसी तय दिनों के आधार पर ही दुकानें खुलेंगी। लेकिन समय जो होगा वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का होगा और इसी समय के दौरान जो है दुकानें खुलेंगी। रात 10 बजे के बाद जिस तरह से ये बताया गया है कि सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा और इस दौरान अगर कोई बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को 9 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका उपचार लगातार किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से उनका उपचार किया जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार से कोई भी स्वास्थ्य लाभ उनका मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उनको वेंटिलेटर से सांस दी जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से डोपलर स्कैन के माध्यम से उनके दिमाग की जांच की गई है, वहां से रक्त प्रवाह की एक नई आस दिखी है, वहां रक्त प्रवाह दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब डॉक्टरों को आस ये है कि जिस तरह से उनके दिमाग में जो रक्त का प्रवाह देखा गया है वो एक अच्छी खबर है। अब देखना यह होगा कि अजीत जोगी जिस तरह से लगातार वो कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं, वो कब तक स्वस्थ हो पाते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, चाहे सिंगापुर के डॉक्टर हो चाहे बेंगलोर के डॉक्टर हो, ये जरूर निर्णय दे रहे हैं कि उनकी देखभाल की जाए, उनके शरीर के जो और अंग हैं उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अब देखना यह होगा कि अजीत जोगी कब तक स्वस्थ होकर आम लोगों के बीच में आ पाते हैं। और जिस तरह से जोगी का जो इलाज चल रहा है उसमें अभी किसी प्रकार से कोई भी सुधार होता नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए डॉक्टर लगातार उन पे नजर बनाए हुए हैं। कोरोना से बचाव के लिए और उसकी जांच के लिए जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में RT-PCR मशीन कल खराब हो जाने के बाद से काफ़ी देर तक हड़कंप मचा रहा। दरअसल कोविड-19 के तहत जो संक्रमित अगर संभावित मरीज डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे थे, उनकी जांच के लिए RT-PCR मशीन जो है वो अहम रोल अदा कर रही है। हालांकि इससे पहले मौके पर रैपिड टेस्ट भी किए जा रहे हैं और यही वजह है कि जिस तरह की सॉफ्ट मॉनिटरिंग की जा रही है मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के द्वारा, लैब टेक्नीशियनों के द्वारा, उसी का परिणाम है कि अब तक बस्तर में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। लेकिन कल जैसे ही ये मशीन की स्कैनिंग प्लेट खराब हुई, उसके बाद से खासा हड़कंप मच गया, क्योंकि बस्तर संभाग के अलावा पड़ोसी जिला धमतरी, वहाँ के भी सैंपल जो हैं डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए आ रहे हैं। ऐसे में अब संभावना ये थी कि अगर ये मशीन नहीं बनती है तो जो जांच के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग होंगे और ऐसे में अगर रायपुर भेजा जाता है तो वहाँ आने जाने का जो समय लगेगा, उसके चलते जो जांच रिपोर्ट है वो 15 से 20 दिन में आने की संभावना होगी। इन तमाम वजहों को देखते हुए आनंद फानन में जो है सुधार के लिए उस मशीन को रखा गया और फिर उसके बाद
आज सुबह जो है उस मशीन का सुधार कार्य पूरा गया है और अब मशीन जो है फिर से चालू हो गई है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के द्वारा कोविड-19 को लेकर के जिस तरह की सतर्कता और सावधानी बरती जा रही है, उसी का परिणाम है कि अब तक बस्तर में एक भी ऐसे कोई पॉजिटिव केस देखने को नहीं मिले हैं। आगे भी कोशिश की जा रही है कि इस तरह की जाँच जो है वो जल्दी की जाए ताकि किसी तरह के कोई पेंडिंग केस ना हो। उसके लिए डीप फ्रीजर की भी व्यवस्था की गई है। डीप फ्रीजर की खासियत यह है कि 24 से 25 घंटे तक जो सैंपल है वो सुरक्षित रह सकते हैं और उस तमाम व्यवस्थाओं के बीच में कोविड-19 की महामारी से जो है जगदलपुर का जो डिमरापाल मेडिकल कॉलेज है लगातार लड़ाई लड़ रहा है। सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन कई उपाय कर रही है। ऐसे में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन अब लोगों को जागरूक कर रही है। दरअसल लॉकडाउन के चौथा चरण लगते के साथ ही जिले में कई व्यवसाय और दुकानें सशक्त नियमों के तहत खुल चुकी है। ऐसे में नगद रुपयों के लेन देन से संक्रमण का खतरा भी लोगों में बना हुआ है, जिसके मद्देनजर जिले के कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी फाइनेंशियल क्षेत्र के प्रमुखों से बैठक कर विशेष चर्चा किए हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायी और आम लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही एटीएम, बैंक जैसे जगहों पर ग्राहकों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने के लिए सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य रूप से करने को कहा है। बहरहाल लॉकडाउन के चौथे चरण में जिले के कलेक्टर दीपक सोनी जिले वासियों से लॉकडाउन के नियमों के पालन के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए अपील करते नजर आए।